गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम पिछले लेक्चर श्रृंखला के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए मौर्य काल, जो कि मौर्य एम्पायर, जो कि हिंदुस्तान का, भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री रहा, उससे उसके जो हमने पिछली बार चर्चा की थी वो स्रोतों की बात की थी। आज उन्हीं स्रोतों को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आई थी कि जो मौर्य साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र में फैला था। ये आपके सामने पूरा मैप दिखाई दे रहा है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य था और इसके जो स्रोत हैं उन स्रोतों के साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने कलात्मक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की और हमारी शान है, हमारी गरिमा है, हमारी पहचान है अशोक की ये लाट आज भारत की। और इसी संदर्भ में हमने इस बात की चर्चा की थी कि किस तरह से जो मौर्य काल के स्रोत हैं, कई स्रोतों की हमने चर्चा की है। देखिए यहाँ पे कि नंदों के बाद मौर्य सत्ता में आए तो मेगास्थनीज का अकाउंट क्या कह रहा है, कौटिल्य क्या कह रहा है, हेमचंद्र क्या कह रहा है, जातक कथाएं क्या कह रही हैं, और इसके साथ साथ अन्य जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं या और जो ग्रंथ हैं वो क्या कह रहे हैं मौर्यों के बारे में। तो इस बात को करने से के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ पर आते हैं, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने पिक्चर कौटिल्य का आ रहा है। कौटिल्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत चिंतक हमारे देश के माने गए, जिन्होंने राजनीतिक चिंतन और प्रशासनिक चिंतन से संबंधित पूरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसे दंड नीति के रूप में भी कहा गया है। और ये ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसके कि टोटल 15 मेजर चैप्टर हैं और इनमें राजा के कर्तव्यों से लेकर के राजा के कर्तव्य क्या होंगे, राजा के मंत्री परिषद क्या होगी, राजा के प्रशासनिक अधिकारी क्या होंगे, राजस्व व्यवस्था कैसी होगी, विदेश नीति कैसे होगी, युद्ध कैसे किए जाएंगे, और इसके अलावा जो अन्य पक्ष हैं, यहाँ तक कि कल्याणकारी पक्ष भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। आज भी हम कौटिल्य के जो विचारधारा है उस विचारधारा को न केवल इतिहास बल्कि राजनीति विज्ञान में भी इसे मूल आधार माना जाता है। और आज की जब हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात भी करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार हम कौटिल्य में देखते हैं। कौटिल्य की व्याख्या करने के अनेक जो इंटरप्रिटेशन है वो सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कौटिल्य, परंपरागत रूप से कई लोगों ने ऐसा भी कहा है कि कौटिल्य एक व्यक्ति नहीं है, वो कॉलोनियल एटीट्यूड था, तो या कॉलोनियल इसका वर्जन था कि कौटिल्य एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब जगह इति कौटिल्य लिखा हुआ है। तो कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें या कोई वात्स्यायन कहें या कात्यायन कहें, बहुत सारे उनके नाम हैं। उनके द्वारा इस चिंतन का, राजनीतिक चिंतन का विकास किया और ये राजनीतिक चिंतन आधार बना मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का, और भारत के आज की तिथि तक जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसका आधार हम देखते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें किस तरह से राज्य को चलाया जाएगा, इस बारे में पूरी चर्चा आती है। मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसके जो मेजर चैप्टर 15 हैं, बाकी इसके सब चैप्टर्स हैं और करीब करीब 6000 श्लोक इसमें मौजूद हैं। बाद में एक्चुअली इसमें हुआ यूं है कि एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए 1909 और 1919 में। सोम शास्त्री भी लिखा होगा कुछ जगह, सोम शास्त्री, और दूसरा नाम आता है गणपति शास्त्री। सोम शास्त्री ने पहली बार आधुनिक काल में इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र को खोजा, उसको कंपाइल किया और उसको एडिट किया, संपादित किया। वो इसको अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने लेकर आए, राष्ट्रीय जगत अंतरराष्ट्रीय जगत के सामने लेकर आए, और पहली बार अंग्रेजों को भी पता लगा कि इतना कोई बेहतरीन चिंतक उनके यहाँ मौजूद है, हिंदुस्तान में मौजूद है, भारत में मौजूद है। अक्सर उन लोगों ने ऐसा इसको डिफाइन करना शुरू किया, उन्होंने कह दिया भारत का मैकियावली कौन, तो चाणक्य का नाम दे दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि मैकियावली तो अभी 400 साल पुराने हैं और कौटिल्य
2400 साल पुराने हैं, 2300-2400 साल पुराने हैं। तो पुराना चिंतन तो कौटिल्य का रहा। कौटिल्य पैरेलल है अरस्तु के। कौटिल्य पैरेलल है अरस्तु के, जो ग्रीक चिंतक हुआ करते थे। ग्रीक चिंतकों की एक पूरी प्रणाली परिपाटी थी, उस परिपाटी के पैरेलल में थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यों से संबंधित हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। जब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजनीति, तो सबसे पहले राजनीतिक इतिहास की जब हम बात करते हैं, राजनीति या राजनीतिक इतिहास, तो जो पहला व्यक्ति आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, एक्चुअली इसको हम दो रूपों में कर सकते हैं, जो तो एक ग्रेट मौर्यंस का काल है और ये लेटर मौर्यंस का, बाद के मौर्य। लेटर मौर्यस यानी अशोक के उपरांत जब मौर्यों के यो कहें कि विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस विघटन की प्रक्रिया में मौर्यों का जो वैभव था, मौर्यों का जो प्रभुत्व था, मौर्यों का जो प्रसार था, वो ऐसा नहीं रह गया जो जैसा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्योंकि इनका टाइम पीरियड हम लगभग 321 से लेकर के और 298 बीसी के आसपास तक मानते हैं। नंद वंश को इन्होंने समाप्त किया। घनानंद अंतिम नंद शासक था, जो कि धन लोलुप शासक था, और नंद राजवंश और नंदों की जो साम्राज्यिक व्यवस्था थी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो बहुत ही सेंट्रलाइज था। उनकी कमी एक बहुत महत्वपूर्ण ये थी कि जनता पर वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, और राजा अपने जो यूं कहें कि भौतिकवादी चीजों में राजा ध्यान दिया करता था। इस कारण से जनता को हानि होती थी, जनता को नुकसान होता था, जनता का शोषण होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के नंद साम्राज्य का अंत किया और एक नया साम्राज्य स्थापित किया, मौर्य। मौर्य के संबंध में अनेक मान्यताएं हैं कि कैसे मौर्य शब्द आया है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग इसकी इंटरप्रिटेशन की है। तो चाहे हम किसी भी इतिहासकार की बात करें तो सबने इसको अलग अलग रूपों में इसकी व्याख्या की है। एक शब्द मौर्य शब्द आता है, एक मूरा आता है। मूरा उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम बताया हुआ है और वहां से ये मौर्य शब्द निकला है। एक मौर्य एक पुरानी पद्धति, राजनीतिक पद्धति हुआ करती थी, एक सिस्टम हुआ करता था, पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सत्ता में आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मुख्य मुख्य कार्य किए उनके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, नॉर्थ वेस्ट को जीता और वहां पर जो ग्रीक साम्राज्य स्थापित था, जो क्षत्रप प्रणाली स्थापित हुई, उस क्षत्रप प्रणाली को उसने समाप्त कर दिया। इस कारण से उसने एक नए तरह का एक साम्राज्य स्थापित किया। और एक बात आती है डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनयिक संबंध, कूटनीतिक संबंध पश्चिम के साथ, ग्रीक एम्पायर के जो देश थे या राज्य थे उनके साथ कौटिल्य इनका अपना संबंध रहा। और जब सेल्यूकस 304 बीसी में भारत की तरफ आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसका एक छोटा युद्ध हुआ। हालांकि युद्ध अनिर्णित रहा। बाद में यह हुआ कि उनके बीच में एक वहां के सोर्सेज ये बताते हैं, ग्रीक सोर्सेज, कि यहाँ एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो गई, एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ जिसमें सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और उसी वक्त मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में आया। मेगास्थनीज, क्या लिखा है मेगास्थनीज ने? इंडिका नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है। हालांकि ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ के आधार पर जितने लोगों ने, बाद के लोगों ने लिखा है, उसके आधार पर इस ग्रंथ को एक बार पुनः एडिट किया गया है। अब यहां पर मेगास्थनीज लगभग 3.5 साल हिंदुस्तान में रहा, पाटलिपुत्र में रहा और भारत के बारे में उसने हमें इंडिका में बताया है, भारत के समाज के बारे में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, आदि आदि। तो चंद्रगुप्त ने इस तरह से काम किया। चंद्रगुप्त दक्षिण भी गया, दक्षिण में भी उसने जीतने की कोशिश की और उसने कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया। और ऐसा बोला जाता है कि श्रावण बेलगोला
श्रावणबेलगोला में उसने संलेखना प्राप्त की। संलेखना एक प्रकार का जैन रिचुअल है, जैन कर्मकांड है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी सद उद्देश्य के लिए अपने जीवन का आत्मोत्सर्ग करता है। तो उस समय अकाल पड़ा था 300 बीसी के आसपास में मगध में अकाल पड़ा। इस कारण से उस अकाल के लिए उस अवसर पर ये जाता है, दक्षिण की ओर जाता है भद्रबाहु के साथ, जो कि एक जैन आचार्य थे, और उसी वक्त इस संलेखना की प्रक्रिया को करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक बात और ये भी आती है कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल है 300 में जो हुई थी, 300 बीसी में हुई थी, वो भी इसी के काल में हुई। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त का एक अपना प्रशासनिक स्ट्रक्चर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, एक पूरा उसको यूनिफाइड किया, रेवेन्यू स्ट्रक्चर डेवलप किया, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, और ये उसकी एक बात आती है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कई बार कुछ सिविल सर्विसेज में, खास करके स्टेट के सिविल सर्विसेज में इसको लेकर बात आई है कि वो एक राज्य निर्माता किस रूप में था। तो निस्संदेह चंद्रगुप्त एक राज्य निर्माता था, और वो उसने देशों को भी जीता, बहुत से भूभाग जीते, उसने प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, और एक खास करके उसने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो स्थापित की। इस कारण से उसको हम क्या कहते हैं कि उसने एक साम्राज्य निर्माता के रूप में वो रहा। उसके बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार के बहुत से नाम पुराणों में मिलते हैं, लगभग 298 से लेकर के और 273 बीसी के बीच में। बिंदुसार के काल में एक कंटिन्यूएशन रही। बिंदुसार के काल में हालांकि वही ब्राह्मणवादी संस्कृति चलती रही, और इस काल में एक खास बात ये आती है कि इसके जो दरबार में है, ये पिंगल वास नामक एक आजीवक साधु था। तो कुछ कुछ ऐसा लगता है, कुछ लोगों ने कहा कि उसका आजीवकों की तरफ उसका इंक्लिनेशन या झुकाव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मूल रूप से एक तरह का यूं कहें कि ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति को मानने वाला शासक ही रहा। बिंदुसार नाम से एक बार और भी कुछ इतिहासकारों ने इस तरह से प्रपोज किया है कि ही वाज फर्स्ट सिजेरियन चाइल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इस बात में किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाए, इसके लिए क्या क्या हमारे पास प्रमाण है, ये अभी तक हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि प्राचीन भारत की खास बात यह है कि इसमें निरंतर अध्ययन होते रहे हैं, और इसमें क्योंकि साहित्यिक स्रोत अभी बहुत उपलब्ध हैं और उनमें कई जगह डेट्स के इश्यूज हैं, तो इतिहास को लेकर के, घटनाओं को लेकर के कई बार मतांतर भी हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी और भारतीय इतिहास का सर्वोच्च, हम एक तरह से कहें कि ऐसा शासक, सर्वोच्च न कह करके कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा, उसको हम कहेंगे अशोक या अशोक वर्धन। 273 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक ये भारतीय साम्राज्य का या भारत का या भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। इसकी जानकारी के लिए हमारे पास अभिलेख हैं, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले इसने भेरी घोष की बात की। बहुत साहित्य जैसे कि खास करके कहते हैं, यानी युद्ध करना, कलिंग विजय। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कलिंग विजय। लगभग राज्यारोहण के 8वें वर्ष उसने की थी कलिंग विजय। कलिंग में आपको अभी मैप में दिखाता हूं किस तरह से कलिंग विजय होती है। भेरी घोष के बाद उसने धम्म घोष की नीति लागू कर दी। तो ये धम्म घोष या धम्म की नीति, कहां पहले अशांति और युद्धों की बात हो रही है, कहां अब धम्म के अंतर्गत विश्व शांति की और शांति की बात हो रही है। तो शांति की बात करता है ये राजा अशोक, इसलिए इसकी जो ये धम्म नीति है, ये एक तरह की आचरण संहिता रही। और इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करते हैं, जब हम विश्व इतिहास के अंतर्गत बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे इतिहास जो राजा लोग हुए जिन्होंने इस तरह की बात की, तो अशोक उनमें सम्मिलित है जो विश्व में शांति स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा अशोक ने बहुत से प्रशासनिक सुधार किए, कल्याणकारी कार्य किए, और प्रशासनिक रूप से अनेक नए अधिकारियों की नियुक्ति की।
इस तरह से हम अशोक के काल को देखते हैं। यहां पर हम मैप में एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये आप देख सकते हैं। पूरे भारत के मैप को आप एक बार देख लें, ध्यान से देख लें इस मैप को। ये कलिंग का एरिया है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, ये उस काल का पाटलिपुत्र है, आजकल का पटना के पास, पटना के पास में है ये पटना या पाटलिपुत्र के पास में जो दो खास करके हमें महलों का अवशेष मिला है, उससे हमें पता लगता है कि इस पाटलिपुत्र के पास में जब हम कुंभहार की बात करते हैं, कुंभहार आसपास के 2-3 गांव हैं जहां से इस तरह के स्ट्रक्चर हमें पुरातात्विक रूप से प्राप्त हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में देखते हैं। अन्य राजधानियां भी हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछा जाता है कि एक आप देख सकते हैं यहाँ पे तक्षशिला दिखाई दे रहा है आपको, तक्षशिला दिखाई दे रहा है, ये तक्षशिला है, ये उज्जैन या उज्जैनी है, ये पाटलिपुत्र है, और दक्षिण में हम देखते हैं ये सुवर्णगिरी है कर्नाटक में। तो इस काल में हमें जब हम अशोक के अभिलेखों को देखते हैं तो प्रांतीय प्रशासन की बात आती है, प्रांतीय राज्यों की बात आती है। तो सबसे उत्तर में जो राज्य था उत्तरापथ, ये आप देख सकते हैं, ये उत्तर का भाग है। इधर जो इंडस रिवर सिस्टम है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र है, इधर गंगा और उसकी सहायक नदियों का तंत्र है, और ये पूरा उत्तर भाग है। तो इस पूरे प्रांत को नाम दिया गया उत्तरापथ। दूसरे फिर भाग पर जब हम बात करते हैं कि अवंती पथ, अवंती पथ, अवंती इस क्षेत्र को कहते थे, पश्चिमी क्षेत्र। तो इस पश्चिमी क्षेत्र, इस अवंती पथ की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। यहाँ उज्जैन शब्द लिखा हुआ है, उज्जैन कहिए या उज्जैनी कहिए, ये नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड में, दक्षिणापथ। चौथे नंबर पर आता है प्राच्यपथ। तो दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्यपथ की राजधानी अगेन फिर पाटलिपुत्र में, और एक अंतिम आता है 5वां नाम, वो है कलिंग पथ। ये नया जीता था। आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर यहाँ पे शो हो रहा है, ये कलिंग है। तो इसको जीतने के बाद कलिंग पथ एक नाम आया, और आपके सामने ये तोशाली शब्द आ रहा है। तोशाली और जौगढ़, ये दो ट्विन कैपिटल बनी इसकी, तोशाली और जौगढ़। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं कि अशोक ने क्या क्या चीजें की, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो उसके चार तरह के अभिलेख रहे हैं। एक तो विशाल अभिलेख हैं, जो जिनको हम मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं, बृहत शिलालेख कहते हैं, फिर लघु शिलालेख कहते हैं, फिर स्तंभ लेख कहते हैं, फिर लघु स्तंभ लेख कहते हैं, और कुछ गुफाओं में लिखा गया। तो इन अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेख इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था थी, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था थी। अब एक बात और थी कि धम्म और वर्सेस बौद्ध धर्म, क्या एक ही था? दरअसल धम्म जो है वो एक राजकीय नीति है, और बौद्ध धर्म जो है वो एक धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रभाव इस राजकीय नीति पर रहा, तो साथ में हम ये भी देखते हैं कि धम्म बेसिकली एक तरह की आचरण संहिता रही। अब इस आचरण संहिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि अशोक का झुकाव जो था बौद्ध धर्म की ओर था। जब यहाँ हम राजस्थान में देखते हैं कि बाबरू अभिलेख की बात करते हैं, वहाँ अशोक कहता है कि बौद्ध धर्म की तरफ उसका इंक्लिनेशन है, झुकाव है, और बौद्ध धर्म के जो तीनों सिद्धांत है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि, इनकी बात करता है। इस तरह से अशोक बौद्धिज्म की ओर इंक्लाइंड हुआ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन राज्य का धर्म बौद्ध धर्म नहीं रहा। तो आज हम यहाँ पे इसको इतना ही करते हैं और शेष फिर ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।